हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल गाइस। आज हम लोग बात करेंगे हम लोगों के एक न्यू टॉपिक पर विच इज़ एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। तो बात करेंगे एडजॉइंट की, इनवर्स की और इससे रिलेटेड एप्लीकेशंस की। और प्रोबेबली ये हम लोगों का लास्ट वीडियो होगा गाइस डिटर्मिनेंट्स का। इस वीडियो में कोशिश करेंगे हम लोग डिटर्मिनेंट्स के सारे कॉन्सेप्ट्स को ख़त्म करें और फटाफट से आप लोग इसकी प्रैक्टिस में लगें। तो चलिए बिना देर करे गाइस लेट्स बिगिन। तो ध्यान से समझेंगे क्या होता है एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स। अभी फिलहाल इनवर्स की बात नहीं करेंगे, अभी हम बात करेंगे एडजॉइंट की। तो एडजॉइंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए विच इज इक्वल्स टू, उसके एलिमेंट्स को हमने डिफाइन करा स्मॉल ए आई जे और ऑर्डर है n बाय n, इज डिफाइंड एज अ ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स कैपिटल ए आई जे। आपको मैंने सिखाया था कैपिटल ए आई जे क्या होता है, कोफैक्टर्स। कोफैक्टर्स की मैट्रिक्स के ट्रांसपोज को बोलते हैं एडजॉइंट, वेयर आई जे इज कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट और एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स इज डिनोटेड बाय एडीजे। शॉर्ट में एडीजे लिखा जाता है। तो समझने वाली बात क्या है इसमें, समझने वाली बात ये है एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल मान लो हमारी कोई मैट्रिक्स है, ये बात करते हैं, मान लो A11, A12, A21 एंड A22, ये हमारी एक 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। तो एडजॉइंट कैसे डिफाइन होगा, हमने क्या करना है, हमने अपने कोफैक्टर्स की मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेना है। कोफैक्टर्स की मैट्रिक्स को क्या मैं फिलहाल के लिए कोफ ए लिख दूं, ये डिनोशन नहीं है गाइस, ये मैं सिर्फ अपनी तरफ से लिख रहा हूं। ये स्टैंडर्ड डिनोशन है, एडजॉइंट ए स्टैंडर्ड है, लेकिन दिस इज जस्ट अ रिप्रेजेंटेशन, मैं आपको सिखाने के लिए लिख रहा हूं। दिस इज नॉट अ स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। कोफैक्टर्स की मैट्रिक्स को मैं फिलहाल के लिए डिफाइन कर रहा हूं ऐसा, विच इज कैपिटल A11, कैपिटल A12, कैपिटल A21, कैपिटल A22। तो क्या हुआ, एक मैट्रिक्स है, इसके एलिमेंट्स ये हैं, कोफैक्टर्स की मैट्रिक्स को मैंने लिखा। अब एडजॉइंट क्या है, एडजॉइंट होगा ADJ A। एडजॉइंट हमेशा मेन मैट्रिक्स के उस पर डिफाइन होता है। एडजॉइंट A इज इक्वल्स टू कोफैक्टर्स की मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, A11, A21, A12, A22। ध्यान से समझेंगे, बहुत इजी है, स्लो चल रहे हैं थोड़ा ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि एडजॉइंट होता क्या है। और 2x2 इसलिए लिया, 3x3 में भी सेम फंडा है। आपको एलिमेंट्स पता है, कोफैक्टर्स निकालने आपको आते हैं, जिनको नहीं आते हैं इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने सिखाया है माइनर्स और कोफैक्टर्स को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। कोफैक्टर्स निकालेंगे आप। और एडजॉइंट ए क्या है, इस वाली मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, या फिर मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, कॉफ ए का ट्रांसपोज। आई होप आपको क्लियर हो गया एडजॉइंट होता क्या है। सो बेसिकली मेन फंडा क्या है, कोफैक्टर्स से बनने वाली मैट्रिक्स का अगर आप ट्रांसपोज ले लो तो वो कहलाता है एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। फटाफट से एक क्वेश्चन चेक करेंगे। क्या क्वेश्चन है, फाइंड एडजॉइंट फॉर A 2 1 3 4। हमें एक मैट्रिक्स गिवन है 2 1 3 4। तो कैसे निकालेंगे इसका एडजॉइंट, सबसे पहले हमें इसके कोफैक्टर्स निकालने पड़ेंगे। इसके 4 एलिमेंट्स हैं, तो कैपिटल A11 क्या हो जाएगा, कैपिटल A11 हो जाएगा 4 होगा या नहीं होगा, ध्यान से देखो। अच्छा, इसके अगर मैं जनरल रिप्रेजेंटेशन की बात करूं तो ये है A11, A12, A21 और A22। तो अगर मैं और क्लियरली आपको दिखाना चाहूं तो ये होगा -1 की पावर 1 + 1 विच इज़ 2 एंड देन 4, तो ये हो जाएगा 4। सिमिलरली A12 क्या होगा, -1 की पावर 3, A12 फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम एंड 1, ये हो जाएगा -1। A21 क्या होगा, -1 की पावर 2 + 1 विच इज़ 3, और A21 में क्या आ जाएगा 3 विच इज़ -3। A22 विल बी इक्वल्स टू -1 की पावर 4 × 2 विच इज इक्वल्स टू 2। ये हो गए आपके कोफैक्टर्स ऑफ दीज मैट्रिक्स। अब एडजॉइंट कैसे निकालेंगे, एडजॉइंट ऑफ A, एडजॉइंट ऑफ A क्या होता है, कोफैक्टर्स की मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, यानी कि A11, A12, A21, A22 का ट्रांसपोज। ये हो जाएगा A11, A21, A12 एंड A22। सही है। तो ये किसके बराबर हो जाएगा,
ये बराबर हो जाएगा, वैल्यू डाल दो, A11 इज 4, A21 इज -3, A12 इज -1, A22 इज 2. दिस विल बी आंसर ऑफ एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स A. ठीक है, अब 2x2 के लिए एक शॉर्टकट भी आप याद रख सकते हो. वो क्या याद रख सकते हो? 2x2 मैट्रिक्स में क्या होता है, डायगोनल एलिमेंट्स तो आपके इंटरचेंज हो जाते हैं और बाकी में एक एक्स्ट्रा नेगेटिव साइन लग जाता है. जस्ट एक शॉर्टकट दे रहा हूं. फंडा ये है 2x2 में, 3x3 में ऐसा कोई शॉर्टकट नहीं है. 2x2 में डायगोनल एलिमेंट्स को रिवर्स कर दो, देखो 2 4 की जगह 4 2 हो गया और बाकी दोनों पे नेगेटिव नेगेटिव आ गया. तो एडजॉइंट ऑफ अ 2x2 मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट्स को रिवर्स कर दो और बाकी के एलिमेंट्स पे माइनस माइनस लगा दो. 3x3 के लिए स्ट्रिक्टली ये एप्लीकेबल नहीं है, प्लीज ऐसा मत करना, गलत हो जाएगा. सिर्फ 2x2. आई होप आपको इससे एडजॉइंट का फंडा क्लियर हो गया. अब 3x3 भी हो तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, सेम फंडा रहने वाला है. आप ऐसे 3x3 का कोफैक्टर्स का मैट्रिक्स लिखना और उसका ले लेना आप ट्रांसपोज. ठीक है, आई होप दिस पर्टिकुलर थिंग इज क्लियर. आगे बढ़ते हैं और समझते हैं क्या होती है सिंगुलर मैट्रिक्स एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स. तो सिंगुलर मैट्रिक्स ऐसी मैट्रिक्स होती है जिसका डिटर्मिनेंट क्या होता है, 0 होता है. आपको मेन बात क्या ध्यान रखनी है, a square matrix A is said to be singular if determinant of A is equals to 0. अगर डिटर्मिनेंट किसी मैट्रिक्स का 0 है तो उसको बोलेंगे सिंगुलर मैट्रिक्स. 1 मार्क्स MCQ में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आपको कोई जनरल मैट्रिक्स दे दी और बता दिया कि भाई ये मैट्रिक्स सिंगुलर है, अब बताओ x की वैल्यू क्या होगी, उसमें कोई वेरिएबल देते तो उसका डिटर्मिनेंट निकाल के 0 के बराबर रखो और x के लिए सॉल्व कर दो. तो इस तरह के क्वेश्चंस वो पूछ लेता है. अगला है अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड नॉन सिंगुलर इफ डिटर्मिनेंट a इज नॉट इक्वल्स टू 0. अगर डिटर्मिनेंट a 0 के बराबर नहीं होगा तो नॉन सिंगुलर, 0 के बराबर होगा तो सिंगुलर. ध्यान रखेंगे, अगर डिटर्मिनेंट a 0 के बराबर है तो सिंगुलर और 0 के बराबर नहीं है तो नॉन सिंगुलर. नेक्स्ट बात करते हैं आगे बढ़ के चीजों की, कुछ क्वेश्चंस हैं. अच्छा, इनवर्स की बात कर रहे हैं, कोई बात नहीं, आपको मैं इनवर्स भी समझाता हूं कैसे होता है कैसे नहीं. हाँ जी, तो ये बोल रहा है कि ये वेरीफाई कर दो. क्वेश्चन है इफ a इज दिस देन वेरीफाई a इंटू एडजॉइंट a बराबर डिटर्मिनेंट a इंटू i. i इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स. ऑल्सो फाइंड a इनवर्स. तो यहीं से समझेंगे आंसर कैसे करेंगे. भाई a मैट्रिक्स आपको गिवन है. अच्छा जी, हमें तो एक a चाहिए, दूसरा हमें चाहिए एडजॉइंट a, एक डिटर्मिनेंट चाहिए और आइडेंटिटी. तो सबसे पहले तो डिटर्मिनेंट कैलकुलेट कर लेते हैं. डिटर्मिनेंट a क्या होगा, 1 3 3 1 4 3 1 3 4. तो ये हो जाएगा 1 इंटू 16 माइनस 9 माइनस 3 टाइम्स 4 माइनस 3 प्लस 3 टाइम्स 3 माइनस 4. मैंने रो 1 के रिस्पेक्ट में एक्सपेंड करा है. ठीक है, तो ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 7 माइनस 3 माइनस 3. आई थिंक यही होगा, सही बात है. 7 माइनस 3 इज 1. चलिए जी, डिटर्मिनेंट a आ गया. अब हमें डिटर्मिनेंट a पता है. आइडेंटिटी मैट्रिक्स हम लोगों को पता ही है. आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है, 3x3 की लेंगे भाई जब सब कुछ सेम ऑर्डर में चल रहा है 3x3 में. तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1. 3x3 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स ले ली. अब निकालना है एडजॉइंट a. एडजॉइंट a के लिए मुझे क्या चाहिए होंगे, कोफैक्टर्स ऑफ दिस मैट्रिक्स. एडजॉइंट a निकालना है. फॉर एडजॉइंट a मेरे को एक एक कोफैक्टर निकालना पड़ेगा. तो a11 निकालेंगे सबसे पहले. a11 क्या होगा, -1 की पावर 2, ये हाइड कर लेंगे. माइनर क्या होगा, 16 माइनस 9 विच इज 7. तो ये हो जाएगा 7. फिर निकालेंगे a12, ये हो जाएगा -1. अब मैं वो पावर्स नहीं लिख रहा हूँ यार, 1 + 2 अंडरस्टूड है कि 3 है तो वो नेगेटिव आएगा. तो ये हो जाएगा 4 माइनस 3 विच इज 1. तो ये हो जाएगा -1. सिमिलरली a13, ये हो जाएगा 3 माइनस 4 -1. ठीक है जी. उसके बाद a21, ये हो जाएगा -1 टाइम्स 12 माइनस 9 3 -3. a22, ये हो जाएगा 4 माइनस 3 1. और a23, ये हो जाएगा -1 टाइम्स 3 माइनस 3 0 विच इज इक्वल्स टू 0. सिमिलरली a31, ये हो जाएगा
9 माइनस 12 माइनस 3, A32 ये हो जाएगा -1 टाइम्स 3 माइनस 3 अगेन 0 विच इज इक्वल्स टू 0, और उसके बाद आपका आ जाएगा A33 क्या होगा 1। चलिए जी, आपको सारे कोफैक्टर्स मिल गए। अब एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा? एडजॉइंट ऑफ ए डिफाइंड होगा कोफैक्टर्स का ट्रांसपोज। तो ध्यान से समझो, मैंने एलिमेंट्स के फॉर्म में ही कोफैक्टर्स को लिख दिया, ठीक है। पहला मेरा ये है, फिर ये, फिर ये, देन दिस, दिस एंड दिस, 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 दिस। अब मुझे ट्रांसपोज लेना है। अगर मैं इन सर्कल वाले एलिमेंट्स को ही एक मैट्रिक्स मान लूँ तो ट्रांसपोज कैसे लूंगा भाई? इसको वैसे लिख दो, 7 माइनस 3 माइनस 3, 7 माइनस 3 माइनस 3, -1 1 0, -1 1 0, -1 0 1, -1 0 1। चलो जी, यहाँ से हमारा निकल गया एडजॉइंट है। आई होप अगर मैंने कोई कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं करी होगी तो फंडा क्लियर हो गया होगा। मेरे को आपको कॉन्सेप्ट सिखाना है मेन। आपको डिटर्मिनेंट ए निकालना आ गया, आपको आइडेंटिटी पता था, एडजॉइंट पता है, आपको मेन मैट्रिक्स पता है। क्या हम LHS और RHS को सॉल्व कर सकते हैं? क्या हम ए को एडजॉइंट ए से मल्टीप्लाई कर सकते हैं? भाई एडजॉइंट ए जब निकाल लिया उसके बाद तो ये एक मैट्रिक्स है, एक मैट्रिक्स को दूसरी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना है, कुछ भी नहीं है इसमें। सिमिलरली आइडेंटिटी मैट्रिक्स को डिटर्मिनेंट से मल्टीप्लाई कर, भाई 1 है तो राइट हैंड साइड तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही आ रही है, मेरे को साफ दिख रही है। क्यों दिख रही है? डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू 1 है, उसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा तो डिटर्मिनेंट ए इंटू आई विच विल बी इक्वल्स टू आई ओनली, ठीक है। राइट हैंड साइड तो मेरा आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। क्या इस मैट्रिक्स को इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करने में आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलती है? वो आपको देखना है, आप चेक कर लो। मैं आपको ओरली वैसा ही दिखा देता हूँ। भाई पहले एलिमेंट 1 आना चाहिए, यानी कि दिस इंटू दिस शुड बी 1, 1 इंटू 7 माइनस 3 माइनस 3, 7 माइनस 3 माइनस 3 विच इज 1, ठीक है जी। अगला देख लो, 1 3 3 को इससे करो 0 आना चाहिए, 1 इंटू माइनस 3 प्लस 3 और तीसरा 0 0 आ रहा है। तीसरा चेक कर लेते हैं, 1 3 3 को इससे चेक कर लो, इस वाले कॉलम से, 1 इंटू -3 प्लस 0 प्लस 3 अगेन 0 आ रहा है। भाई पहले वाली तो मेरी वेरीफाई हो गई। अब नेक्स्ट वाली भी आपको मल्टीप्लाई करना है और वेरीफाई करना है। मल्टीप्लिकेशन मैं नहीं करने वाला, लेफ्ट हैंड साइड लिखो, राइट हैंड साइड लिखो, वो इक्वल आ जाएगा, ट्रस्ट में इक्वल आ जाएगा अगर मेरी कैलकुलेशंस बिल्कुल ठीक है। फंडा आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो ये तो हो गया पहला पार्ट, वेरीफाई कर दो, ठीक है। रोक कर एक स्क्रीनशॉट ले लो अगर आपको चेक करना है। हम लोग सेकंड पार्ट की ओर बढ़ेंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका सारा फंडा। आपको ए पता है, एडजॉइंट ए पता है, डिटर्मिनेंट ए पता है और आई पता है। अब अगर मैं बात करूं कि हमें निकालना है ए इनवर्स, अब यहीं पे देख लेते हैं। मैं आपका ये रब कर रहा हूं एडजॉइंट कैलकुलेशन, ठीक है, और डिटर्मिनेंट ए भी हम लोग हटा देते हैं। अब आपको निकालना है ए इनवर्स। भाई मेरा वेरीफाई हो गया, ए इंटू एडजॉइंट ए इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ए इंटू आई, ये मेरा वेरीफाई हो गया। अब मैं क्या करूंगा, मैं दोनों तरफ क्या करूं, ए इनवर्स से पोस्ट मल्टीप्लाई कर देता हूं, ठीक है। या फिर चलिए ए इनवर्स से पोस्ट मल्टीप्लाई कर देता हूं, मल्टीप्लाइंग या पोस्ट मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स विद ए इनवर्स। पोस्ट मल्टीप्लाइंग क्यों लिख रहा हूं? बिकॉज आपको मैंने पढ़ाया था कि आप पहले लिखोगे या बाद में लिखोगे उसका आंसर पर फर्क आएगा। ए बी और बी ए बराबर नहीं होता। तो ये हो गया ए इंटू ए इनवर्स, बेसिकली मिड में करूंगा, ठीक है। या फिर एक काम करो, प्री मल्टीप्लाई कर लो, बेस्ट, प्री से थोड़ा जल्दी आ जाएगा। प्री मल्टीप्लाई करेंगे भाई, तो ये हो जाएगा ए इनवर्स ए इंटू एडजॉइंट ए, ये मेरा किसके इक्वल हो जाएगा, ए इनवर्स डिटर्मिनेंट ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है जी। यहां तक का फंडा क्लियर हो गया। अब ध्यान से समझो, डिटर्मिनेंट ए तो एक नंबर है, तो क्या मैं इसको डिटर्मिनेंट ए बाहर लिखकर ए इनवर्स इंटू आई लिख सकता हूं?
बच्चे हैं भैया आपने ऑर्डर बदल दिया, मैं कह रहा हूँ भाई मैंने मैट्रिसेस का ऑर्डर नहीं बदला, देखो दो मैट्रिक्स हैं ये और ये, पहले वही लिखी है बाद में वही, तो एक नंबर है, ए डिटर्मिनेंट तो 1 है ना इसकी वैल्यू इस केस में, तो मैं बदल सकता हूँ इसको, तो सबसे पहले लिख दो, मल्टीप्लाई तो करना है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय स्केलर, उसका फंडा लगाया। अच्छा ए इनवर्स इंटू ए क्या होता है, आपको मैंने पढ़ाया था कि अगर इनवर्स को उसी एलिमेंट से मल्टीप्लाई करो तो हमें क्या मिलती है, आइडेंटिटी, और मल्टीप्लीकेशन के केस में आइडेंटिटी क्या होती है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो हो जाएगा आई इंटू एडजॉइंट ए इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ए इंटू ए इनवर्स इंटू आई। आई को किसी से भी मल्टीप्लाई करो क्या सेम मिलता है, तो आई को एडजॉइंट ए से करूंगा तो एडजॉइंट ए ही आएगा, वो किसके इक्वल आ रहा है, डिटर्मिनेंट ए इंटू ए इनवर्स को आई से करूंगा तो आई आएगा। तो यहां से मेरा ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या निकल के आया, ए इनवर्स बराबर एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ये आपको याद रखना है। अब यहां पर क्या हुआ, आपको एडजॉइंट ए पता है, डिटर्मिनेंट ए 1 है, तो ए इनवर्स इसके बराबर हो जाएगा, यहां से आपका ए इनवर्स का आंसर निकल गया। चलो ये तो क्वेश्चन की बात हुई। अब ये एक तरह का मैंने आपको डेरिवेशन भी दिखा दिया, भाई ये चीज आपको प्रूफ करके दिखा दी, सत्य है, ये हर मैट्रिक्स के लिए सत्य है बाय द वे, ठीक है, जो जो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल रखती हूं आपस में ऑफ कोर्स, ठीक है। तो ए इनवर्स का फॉर्मूला हमारा निकल कर आ गया, ए इनवर्स बराबर एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, और इसको आपको याद रखना है। तो यहां से हमें पता लगा कि इनवर्स की कैलकुलेशन कैसे करते हैं, हमने पहले पढ़ा था इनवर्स का फंडा क्या है, क्या होता है इनवर्स, तो यहां से हमें एडजॉइंट ए निकालना आ गया अभी तक, और ए इनवर्स निकालना आ गया। आई होप आपको यहां तक के सारे फंडे क्लियर हो गए होंगे गाइस। We will move forward and see what is there next for us. नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करेंगे, ठीक है। अब आपको ए इनवर्स भी पता है, एडजॉइंट ए भी पता है। नेक्स्ट है, शो दैट द मैट्रिक्स ए सेटिस्फाइज द इक्वेशन दिस वेयर आई इज दिस मैट्रिक्स, ओ इज 2/2 0 मैट्रिक्स, यूजिंग दिस इक्वेशन फाइंड ए इनवर्स। सबसे पहला पार्ट मैं नहीं करूंगा, आपको ए पार्ट ए गिवन है 2 3 1 2 2 3 1 2 गिवन है, और आपको क्या करना है, आपको इस इक्वेशन को चेक करना है कि ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है क्या, ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस आइडेंटिटी। भाई ए पता है तो ए स्क्वायर निकालो, 4a निकालो, ए पता है तो 4a निकालो, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो आपको पता ही है 2/2 की, ये तीनों वैल्यूज निकालो, इसमें पुट करो, आंसर आपका 0 मैट्रिक्स आ जाएगा, खुद वेरीफाई करो। फंडा क्लियर होना चाहिए, वी आर हेयर टू लर्न कॉन्सेप्ट्स, प्रैक्टिस तो आप ही को करनी है, ये चीजें मैं कई बार सॉल्व कर चुका हूं अपनी प्रीवियस वीडियोस में, यू कैन ऑल्सो सॉल्व। चलो जी, नेक्स्ट काम की बात है जो मेरे को आपको सिखानी है, अगला पार्ट है यूजिंग दिस इक्वेशन फाइंड ए इनवर्स। भाई आपको ये इक्वेशन गिवन है, आपको ये इक्वेशन गिवन है ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस आई, अगर मैं इसको लिख दूं प्री मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स, प्री मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स ऑन बोथ साइड्स, ऑफ कोर्स अदरवाइज बैलेंस नहीं हो पाएगी, सही बात है। चलो तो क्या होगा, ए इनवर्स, क्या मैं ए स्क्वायर को ए इंटू ए लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ, -4 ए इनवर्स इंटू ए प्लस ए इनवर्स इंटू आई बराबर ए इनवर्स इंटू 0 मैट्रिक्स। तो यहाँ से क्या हुआ, यहाँ से ये हुआ भाई ए इनवर्स इंटू ए क्या मेरा आई के बराबर होता है, ये तो अब आपको पता ही है यार, तो ये हो जाएगा आई ए -4i प्लस, अब ए इनवर्स को आई से मल्टीप्लाई करो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आई की कोई वैल्यू, तो आई इज जस्ट लाइक 1 को किसी से मल्टीप्लाई करो वही नंबर आता है, तो यहाँ आ जाएगा ए इनवर्स, और 0 भी नंबर्स वाले 0 की तरह होता है मैट्रिक्स में, किसी भी चीज से मल्टीप्लाई करो 0 ही आना है, तो ये आ जाएगा 0 मैट्रिक्स। अब आई को ए से करो तो ए को तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये हो जाएगा a -4i प्लस ए इनवर्स बराबर 0 मैट्रिक्स। तो यहां से ए इनवर्स की वैल्यू क्या आई, 4i माइनस ए विच इज 4004, एक स्टेप खा लिया मैंने 4 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स करने का, माइनस ए मैट्रिक्स, ए मैट्रिक्स क्या है 2 3 1 2 2 3 1 2। तो यहां से मेरा ए इनवर्स क्या निकल के आया, यहां से मेरा ए इनवर्स निकल के आया 4 - 2 2 0 - 3 -3 0 - 1 -1 4 - 2 is 2। दिस इज द आंसर ऑफ ए इनवर्स यूजिंग दिस इक्वेशन। तो जब वो आपको लिख कर देगा ना यूजिंग दिस इक्वेशन, तो ध्यान रखना खुद से फंडे मत लगाने लग जाना, कहीं इसका एडजॉइंट निकाल के डिटर्मिनेंट ए से डिवाइड कर दो जो अभी सिखाया। जब उसने बोल दिया ना यूजिंग दिस,
इसका मतलब है कि भैया इस चीज के नंबर हैं कि आपको ये इक्वेशन यूज करके ही निकालना है, हम यही चाहते हैं। अगर वो आपको कुछ नहीं बोले, आप वो बोले इनवर्स निकाल दो, तो जो फंडा आपको समझ में आए वो लगाओ सिलेबस का। लेकिन अगर उसने बोल दिया यूजिंग दिस इक्वेशन फाइंड ए इनवर्स, तो उस केस में आपको ध्यान रखना है कि हम उसी तरीके से निकालेंगे जो क्वेश्चन में मेंशन्ड है। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको 4 मार्क्स और 6 मार्क्स में सीबीएसई में ये देखने को मिलता रहेगा, मिलता रहा है, और हो सकता है आपके नेक्स्ट ईयर पेपर में भी ये क्वेश्चन आपको आ जाए। आई होप आपको ये क्लैरिटी हो गई है गाइस इस क्वेश्चन पर। हम लोग बढ़ेंगे थोड़ा सा आगे और समझेंगे थोड़ी सी बेसिक सी बात। तो नेक्स्ट चीज क्या है हमारी, एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स एंड मैट्रिसेस। तो इस पर्टिकुलर चैप्टर में हम लोग लास्ट टॉपिक पर पहुंच चुके हैं, और इस टॉपिक में हम लोगों को क्या देखना है, इस टॉपिक में हम लोगों को देखना है कैसे हम डिटर्मिनेंट्स और मैट्रिसेस की हेल्प से सॉल्यूशंस निकाल सकते हैं सिस्टम ऑफ इक्वेशंस का इन 2 वेरिएबल्स एंड 3 वेरिएबल्स। ज्यादा का भी निकाल सकते हैं, बट दैट इज नॉट इन अवर सिलेबस। हम लोग अप टू 3 वेरिएबल्स तक का सॉल्यूशन निकालना सीखेंगे। तो ये होता है सबसे पहले सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। गाइस आप लोगों को पता होना चाहिए कि व्हाट इज सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर नथिंग बट मोर देन वन लीनियर इक्वेशन अवेलेबल, जिसमें आपको इस तरह से रिप्रेजेंटेशन देखने को मिल जाती है। ठीक है, तो ये होता है हमारा सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल। अगर मैं सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल की बात करूं तो वो कुछ ऐसा दिखेगा, 3x + 2y = 5, 2x + 5y = 8। दिस इज सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। तो यहाँ पे समझने वाली बात सबसे पहले ये है कि क्या होता है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट समझने की चीज़ है वो ये है कि देखो ज़रूरी नहीं है हर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस का आपको सॉल्यूशन मिले। ऐसा हो सकता है कि किसी केस में तो एक्स वाई जेड की ऐसी वैल्यूज़ मिल जाएं जो सारी इक्वेशन सेटिस्फाई करती हों, ठीक है, और कुछ केस ऐसे भी हो सकते हैं जिसमें सारी एक्स वाई जेड में से कोई भी ऐसी वैल्यू ना मिले जो इन सारी इक्वेशंस को सेटिस्फाई करे, विच मीन्स कि इनका एक कॉमन सॉल्यूशन नहीं है। दोनों ही केस पॉसिबल है। तो उस चीज को फॉर्मली डिफाइन करा गया है, ध्यान से समझेंगे। कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, अ सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इज सेड टू बी कंसिस्टेंट इफ इट्स सॉल्यूशन एग्जिस्ट। भाई अगर एक से ज्यादा इक्वेशंस हैं और उसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है कम से कम एक, मैं ये नहीं कह रहा हूं एक से ज्यादा नहीं कर सकता, कम से कम एक चाहिए मुझे। अगर एक सॉल्यूशन कम से कम एग्जिस्ट करेगा तो उसको हम बोलेंगे कंसिस्टेंट सिस्टम। कंसिस्टेंट सिस्टम का मतलब कि उस पर्टिकुलर लीनियर इक्वेशंस का एटलीस्ट एक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है। अब सॉल्यूशन का क्या मतलब होता है, एक्स वाई जेड की ऐसी वैल्यूज जो तीनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करें। ठीक है, इनकंसिस्टेंट सिस्टम क्या होता है, इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऐसा सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस होता है जिसका कोई सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता, यानी कि दुनिया की ऐसी कोई एक्स वाई जेड की वैल्यू नहीं है जो तीनों इक्वेशंस को या फिर दोनों इक्वेशंस को जो भी क्वेश्चन में गिवन है सेटिस्फाई कर पाए। तो सबसे पहला फंडा आपको ये क्लियर हो जाना चाहिए कि क्या होता है कंसिस्टेंट सिस्टम एंड क्या होता है इनकंसिस्टेंट सिस्टम। ठीक है, तो ध्यान से देखेंगे हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग देखने वाले हैं लीनियर इक्वेशंस कैसे सॉल्व होंगी। ठीक है जी, ध्यान से देखो भाई, मैंने कहा अभी तक हम लोगों ने सीखा कि क्या होती हैं लीनियर इक्वेशंस। लीनियर इक्वेशंस पहली बात ऐसी इक्वेशंस होती हैं जिनका जो वेरिएबल है उसकी डिग्री एक से ज़्यादा ना हो। फॉर एग्जाम्पल 3x + 2y = 2, या फिर 3x + y + z = 4। अब इसमें कितने भी हो सकते हैं, 3a + 2b + 4c + 8d = 9। ये सारी ही क्या हैं, ये सारी ही लीनियर इक्वेशंस कहलाती हैं। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस क्या होता है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस होता है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, ये होता है कुछ इक्वेशंस का सेट जिन्हें कलेक्टिवली हम एक सिस्टम बोल देते हैं। फॉर एग्जाम्पल 2x + 3y = 4 एंड 3x + 2y = 8। तो ये कलेक्टिवली क्या कहलाएगा, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। वेरिएबल्स क्या है यहाँ पर, x एंड y। अगर मैं इसी की बात करूं, अब मैं लिखूं 2x + 3y + z = 0, x + y + z = 4
एंड 4x प्लस वाई प्लस 2z बराबर 3। तो ये होता है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 3 वेरिएबल्स। वेरिएबल्स क्या है हमारे यहाँ पर, x, y, z। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, लीनियर इक्वेशंस है तीनों, तीनों कलेक्टिवली एक सिस्टम कहलाई जाती हैं और इनके 3 वेरिएबल्स हैं। आई होप आपको यहाँ तक की बात बिल्कुल क्लियर हो गई। आगे बढ़ेंगे और आगे देखेंगे कि व्हाट एल्स डू वी हैव। हमने इसके अलावा देखना है कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट सिस्टम्स। सो कंसिस्टेंट सिस्टम क्या होता है? कंसिस्टेंट सिस्टम मैंने आपको अभी बताया, ऐसा सिस्टम जिसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करे। सॉल्यूशन का मतलब अगर x और y 2 वेरिएबल की कोई सिस्टम है तो ऐसी x और y की एक वैल्यू कम से कम होनी चाहिए जो दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करे, वो कहलाता है कंसिस्टेंट सिस्टम। और इनकंसिस्टेंट सिस्टम क्या कहलाता है? इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऐसा सिस्टम होता है जिसमें कोई भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट ना करे, नो सॉल्यूशंस। तो यहां से हमें क्लियर हो गया कि सॉल्यूशंस होंगे तो कंसिस्टेंट कहलाएगा, सॉल्यूशंस नहीं होंगे तो इनकंसिस्टेंट कहलाएगा। आगे बढ़ते हैं। कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट के बाद हम लोगों का नेक्स्ट आता है कैसे पता लगेगा कि सॉल्यूशन होंगे या नहीं होंगे। तो उसका एक तरीका है, एक फंडा है, ध्यान से समझेंगे। उससे भी पहले, उस फंडे को समझने से पहले ध्यान से देखो कि हम कैसे इक्वेशंस को मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मान लो कोई इक्वेशन है 2x प्लस 3y बराबर 5 और x प्लस 4y बराबर 5। मान लो ये इक्वेशन है। अब इसको मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स की फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? अगर मैं लेट कर लूं कोई मैट्रिक्स A जिसको मैं सिर्फ इसके कोफिशिएंट्स लिख दूं 2 3 1 4, 2 3 1 4। एक मैट्रिक्स लेट कर लूं कैपिटल X और उसमें मैं वेरिएबल्स की कॉलम मैट्रिक्स बना दूं विच इज x एंड y। और एक मैट्रिक्स में लेट कर लूं B जिसमें मैं जो राइट हैंड साइड का है उसकी एक कॉलम मैट्रिक्स बता दूं। तो अगर मैं ऐसा लिखता हूं, मैंने A, X और B लिख दिया, अगर मैं ऐसा लिखता हूं और इसी चीज को मैं एक बार ये रब कर रहा हूं ताकि मैं और अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर सकूं। इसी चीज को मैं अगर AX बराबर B लिख दूं, AX बराबर B का मतलब क्या हो गया? ये हो गया 2 3 1 4 मल्टीप्लाई बाय XY इक्वल्स टू 5 5। ये हो गया जी। तो क्या ये दोनों एक ही बात है? यस, ये एक ही बात है। क्यों? अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो इसको सॉल्व करने से क्या होगा? मल्टीप्लाई कर लो तो भाई ये रो और ये कॉलम 2x प्लस 3y ऐसा x प्लस 4y मल्टीप्लाई करके भाई ये मैट्रिक्स आ रही है। और राइट हैंड साइड पे क्या मैट्रिक्स है? 5 5। क्योंकि ये दोनों मैट्रिक्स बराबर हैं, क्या 2x प्लस 3y बराबर 5 हो जाएगा? पहली इक्वेशन, क्या ये पहली ही है? क्या x प्लस 4y बराबर 5 हो जाएगा? जी हाँ। क्या ये दूसरी इक्वेशन ही है? इससे ये तो क्लियर हो गया भाई कि अगर मैं इस मैट्रिक्स को इस रिप्रेजेंटेशन में लिखूं और फिर ax बराबर b की फॉर्म में लिखूं तो एक ही बात है, सिर्फ रिप्रेजेंटेशन का गेम है। ठीक है, इतनी बात तो क्लियर हो गई। अब 3/3 में भी सेम ही है। 3/3 होता तो 3 वेरिएबल आ जाते, यहाँ x y z आ जाता, ये 3 3 हो जाते, यहाँ पर भी 3 की कॉलम मैट्रिक्स होती है। बिल्कुल सेम फंडा है। ठीक है जी, यहाँ तक मुझे समझ आ गया। चलो जी, ये समझ आ गया। अब मैंने क्या सीखा? मैंने सीखा कि अगर कोई सिस्टम है a1x प्लस b1y प्लस c1z बराबर d1, a2x प्लस b2y प्लस c2z बराबर d2 और a3x प्लस b3y प्लस c3z बराबर d3। अगर कोई इस तरह का सिस्टम है तो सबसे पहले मैंने सीखा कि मैं इसको लिख सकता हूं कैपिटल A बराबर a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3। x लेट कर सकता हूं मैं इसके वेरिएबल्स
एक्स वाई जेड, और एक बी लेट कर सकता हूं मैं राइट हैंड साइड विच इज d1 d2 d3। और इस इक्वेशन को मैं अगर मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट्स की फॉर्म में लिखना चाहूँ, बेसिकली मैट्रिसेस की फॉर्म में, तो वो हो जाएगा ax बराबर b। जस्टिफाई मैंने आपको अभी करके दिखा दिया कि कैसे ये बराबर है। अब ध्यान से देखो, आपको कैलकुलेट क्या करना होता है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस में मुझे क्या वैल्यूज चाहिए होती हैं उसे सॉल्व करने के लिए, वेरिएबल्स की, यानी कि मुझे एक्स वाई जेड की वैल्यूज चाहिए। क्या एक्स वाई जेड को ये वाली मैट्रिक्स कंस्टिट्यूट करती है, यानी कि कैपिटल एक्स मैट्रिक्स हम लोगों की वेरिएबल्स को लेकर चल रही है अपने साथ, यानी कि कैपिटल एक्स के सारे एलिमेंट्स क्या हैं, वेरिएबल्स। मुझे वेरिएबल्स कैलकुलेट करने होते हैं, राइट, यानी कि मुझे एक्स निकालना है। तो कैसे निकालूंगा मैं, मेरे को लेफ्ट हैंड साइड पे सिर्फ एक्स चाहिए भाई, मेरे को एक्स निकालना है। तो एक्स कैसे निकलेगा, अगर मैं दोनों तरफ प्री मल्टीप्लाई कर दूं ए इनवर्स से, तो देखो क्या होगा, ए इनवर्स इंटू ए इंटू एक्स बराबर ए इनवर्स इंटू बी। ए इनवर्स इंटू ए आई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एक्स बराबर ए इनवर्स इंटू बी, बिकॉज आई इज लेस लाइक 1। तो ये मेरा फंडा हो गया सॉल्व करने का सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस यूजिंग मैट्रिसेस। भाई मेरे को अगर ये निकालना है, मेरे को ऐसा कुछ गिवन है, तो मैं उसको इस तरह से लिखूंगा, उसके बाद मैं ये लिख दूंगा ए एक्स बराबर बी, और फिर मेरे को पता है एक्स बराबर बी है, इसका मतलब एक्स बराबर ए इनवर्स बी है। अगर मुझे ए मैट्रिक्स पता है, ये तो कोफिशिएंट्स हैं, नंबर्स हैं, ए पता है, तो क्या ए इनवर्स निकल जाएगा। ए इनवर्स कैसे निकालोगे, एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। इसको ऐसे भी लिख सकते हो, एक्स बराबर एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू बी, ये हो जाएगा। एडजॉइंट ए निकालना आपको सिखा दिया मैंने, बी आपको ऑलरेडी पता है, कोफिशिएंट्स हैं ये दो। डिटर्मिनेंट ए आप निकाल लोगे, आपको ए पता है, सब कुछ तो पता है। तो एक्स निकालने के लिए कुछ भी नहीं करना है, इसको सॉल्व करो और एक्स के वेरिएबल्स के रिस्पेक्ट में इक्वेट कर दो, एक्स वाई जेड की वैल्यू आ जाएगी, एज सिंपल एज दैट। सो दिस इज द मेन फंडा कि हम लोग कैसे सॉल्यूशंस को निकाल सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया है। अगर नहीं समझ आया है तो इस वीडियो को दोबारा देखना, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगता है बच्चों को, ऑल्दो है कुछ भी नहीं इसमें, बस एक बार देखोगे तो ढंग से समझ आ जाएगा। चलो जी, अब वापिस आते हैं, वही यहाँ पर चीज़ें लिखी हुई हैं, देखो उसको रिप्रेजेंट कर दिया। अब हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे कि कैसे हमने क्या करा। भाई सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, आपको इस इक्वेशंस को सॉल्व करना है। 2x + 5y1 3x + 2y 7, कैसे करोगे, आंसर समझेंगे। आंसर कैसे होगा, 2x + 5y लेट कर लो कैपिटल A बराबर, कोफिशिएंट्स लिख डालो 2 5 3 2, सेम ऑर्डर में 2 5 3 2। x को मान लो कॉलम मैट्रिक्स में वेरिएबल्स x और y, b को मान लो कॉलम मैट्रिक्स में राइट हैंड साइड 1 and 7। उसके बाद यहां पर आप नीचे लाइन लिखोगे, क्योंकि बोर्ड्स में लिखना भी होता है, द अबव सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस कैन ऑल्सो बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ ax बराबर b, वेयर a इज दिस, x इज दिस, b इज दिस, जो हमने पहले ही लेट कर लिया। अगर ax बराबर b है, फिर आप लिखोगे दिस इंप्लाइज x बराबर a इनवर्स b। चलो जी, x बराबर a इनवर्स b। अब देखो कि कैसे निकालना है। अब आपको a पता है, तो क्या आप डिटर्मिनेंट a निकाल सकते हो। डिटर्मिनेंट a होगा डिटर्मिनेंट ऑफ 2 5 3 2 विच इज इक्वल्स टू 4 - 15 विच इज इक्वल्स टू -11। भाई 4 - 15 यही तो होगा डिटर्मिनेंट ऑफ a, निकल गया। डिटर्मिनेंट ऑफ a is not equals to 0. This implies solutions exist. ऐसा मैंने क्यों लिखा मैं बताऊंगा अभी। अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉन जीरो आ जाए मतलब सॉल्यूशन मिलेगा ही मिलेगा। अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए जीरो आ गया तो पंगा है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉन जीरो है तो सॉल्यूशन होगा ही होगा, ठीक है जी। डिटर्मिनेंट ऑफ ए आपका आ गया -11 के बराबर। अब निकालना है आपको एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए का मैंने एक शॉर्टकट बताया था, डायगोनल एलिमेंट्स को उल्टे कर दो और बाकी ऊपर साइन लगा दो। 2 - 5 - 3 2। डायगोनल एलिमेंट्स को रिवर्स कर दिया, एक किया तो फर्क ही नहीं पड़ा, और बाकी पर माइनस लगा दिया। आप वैसे भी निकाल सकते हो, कोफैक्टर्स की मैट्रिक्स बताओ, ट्रांसपोज लो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, जस्ट मैं जल्दी आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ। एडजॉइंट ए पता है, डिटर्मिनेंट ए पता है, तो आ जाओ भाई, अब क्या रह गया, एक्स निकालना है। तो कैसे निकालोगे एक्स, एक्स वाई
ए इनवर्स क्या होता है? ए इनवर्स होता है एडजॉइंट ए विच इज 2 -5 -3 2 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अच्छा बी क्या है? 1 7 और ये पूरा का पूरा 1/-11, डिटर्मिनेंट -11 है। सॉल्व करो जी, राइट हैंड साइड को सॉल्व करो। कैसे करोगे? एक्स वाई, ये हो जाएगा 2 - 35, तो ये हो जाएगा -33, ये हो जाएगा -3 + 14 विच इज़ -11। इसको आपको किससे मल्टीप्लाई करना है? -1/11। तो ये अगर हम सॉल्व करेंगे, स्केलर मल्टीप्लिकेशन करोगे तो ये आएगा 3 एंड दिस इज़ 1 विच इम्प्लाइज x इज इक्वल्स टू 3, y इज इक्वल्स टू 1। आई होप आपको फंडा क्लियर हुआ। जो मैंने आपको सिखाया था सेम चीज़ हमने सॉल्व कर दी और कितनी ईजिली हमारे x और y की वैल्यूज आ गई। दिस इज द होल कॉन्सेप्ट ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। अभी तो हमने ये सीखा कि भाई मैंने एज्यूम कर लिया सॉल्यूशन होगा ही होगा, और निकालते कैसे हैं वो हमने सीखा। आई होप आपको एक क्वेश्चन से ही फंडा क्लियर हो गया होगा। अब 3/3 में भी कुछ नई कहानी नहीं है, 3/3 की भी सेम कहानी है, बस तरीका एज इट इज, मैट्रिक्स बड़ी हो जाएगी। यहाँ पर आप कैपिटल ए को लेट कर लोगे। अगर मैं इस 3/3 वाले क्वेश्चन की बात करूँ तो कैपिटल ए हो जाएगा आपका 3 - 2 3, 2 1 -1, 4 - 3 2। x हो जाएगा आपका x y z और b हो जाएगा 8 1 4। सेम फंडे से उसके बाद वही चीज़ करोगे, ax बराबर b लिखोगे, x लिखोगे, a इनवर्स b। a इनवर्स निकालने के लिए इसका इनवर्स निकालना आपको आता है, इसके कोफैक्टर निकालो, फिर इसका एडजॉइंट लिखो, इसका डिटर्मिनेंट निकालो। अगर डिटर्मिनेंट, अच्छा इस पोर्शन को करने से पहले ना आप डिटर्मिनेंट सबसे पहले निकाल लिया करो, सबसे पहले निकाल लिया करो, आपकी मेहनत बचेगी। पूछो क्यों? इसलिए बचेगी क्योंकि आपको पता है भाई आपको x निकालना है, वो होता है एडजॉइंट a अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू b। अगर डिटर्मिनेंट a 0 हो गया इसका मतलब डिनोमिनेटर 0 हो गया। आपने गणित में बहुत अच्छे से पढ़ा है, कैलकुलस को छोड़कर, लिमिट्स को छोड़कर, अगर आप ग्राफ्स की स्टडी को छोड़ दो जहां पर इन्फिनिटी को एग्जिस्ट करती हैं चीजें, हम लोग बर्दाश्त नहीं करते कि हमारे डिनोमिनेटर में 0 आ जाए। सही बात है। अगर हम कैलकुलस की स्टडी कर रहे हैं, डिफरेंशिएशन पढ़ रहे हैं तो अलग बात है, उसमें ग्राफ्स की स्टडी है लिमिट्स में। लेकिन डिटर्मिनेंट्स में या कहीं और अलजेब्रा में, स्ट्रेट लाइंस में हम कोशिश करते हैं भाई डिनोमिनेटर में 0 है तो कुछ गड़बड़ है। बस यहीं से आपको क्लैरिटी मिल जाएगी भाई अगर डिटर्मिनेंट a 0 हो गया तो सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा वो सोचना पड़ेगा, उसका एक तरीका है देखने का। लेकिन अगर नॉन जीरो है तो फिर मैं अपने प्रोसेस से बढ़ सकता हूं। तो आप सबसे पहले चेक करोगे ये चीज लिखने के बाद, ax इसको सॉल्व करने से पहले सबसे पहले डिटर्मिनेंट a निकाल लो और लिखो सिंस डिटर्मिनेंट a इज नॉट इक्वल टू 0 हेंस सॉल्यूशन एग्जिस्ट। और उसके बाद ये प्रोसेस करो जो मैंने अभी आपको करके दिखाया है 2/2 के लिए। ठीक है, इससे आपका टाइम बचेगा, बिकॉज ऐसा ना हो आप सॉल्व करो, एडजॉइंट निकालो, पता लगे डिटर्मिनेंट ए तो भाई 0 था, क्योंकि एग्जाम में आपका लिमिटेड टाइम होता है। तो ध्यान रखना सबसे पहले डिटर्मिनेंट ए ही निकालो। चलो जी, और उसके बाद तो आई थिंक अगर डिटर्मिनेंट ए नॉन जीरो है तो इस फंडे में कोई क्लैरिटी आपको होनी चाहिए और दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बिकॉज बहुत ईजी है यार, करना कुछ नहीं है, प्रोसीजरल फंडा है, प्रैक्टिस करो बस। ठीक है, नहीं समझ आता तो वीडियो को दोबारा देखो। चलो ये तो बात हो गई कि कैसे निकालते हैं अगर एग्जिस्ट करता है। अब अगली बात भैया बताओ कि कैसे पता लगेगा एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। मैंने कहा ये भी सही बात है भाई, चलो सीखते हैं कैसे पता लगेगा एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। तो अब इस चीज का फंडा सुनो, दिस इज द वेरी लास्ट टॉपिक, एग्जिस्टेंस ऑफ सॉल्यूशंस। सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा ये आपको देखना है, सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा। तो इसके क्या फंडे हैं? इफ, सबसे पहले डिटर्मिनेंट से बात करो, इफ डिटर्मिनेंट a इज नॉट इक्वल टू 0 दिस इंप्लाइज सॉल्यूशन एग्जिस्ट्स। अगर डिटर्मिनेंट a नॉन जीरो है तो सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, या फिर कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस होगा। अगर डिटर्मिनेंट ए नॉन जीरो है तो कंसिस्टेंट सिस्टम होने वाला है। अगर डिटर्मिनेंट ए 0 के बराबर हो जाए तो यहां पर रुकना नहीं है,
आप क्या कैलकुलेट करोगे, एडजॉइंट ए इंटू बी, ठीक है। डिटर्मिनेंट ए अगर 0 के बराबर हो जाए तो आप नेक्स्ट स्टेप जाओगे और एडजॉइंट ए इंटू बी निकालोगे। अब अगर एडजॉइंट ए इंटू बी 0 के बराबर ना आए, इसका मतलब पक्का इनकंसिस्टेंट, सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता। अगर डिटर्मिनेंट ए 0 और एडजॉइंट ए इंटू बी नॉन 0 हो तो सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता। लेकिन अगर एडजॉइंट ए इंटू बी भी 0 आ जाए फिर मुझे नहीं पता, ऐसा आपको लिखना है। हम पता कर सकते हैं मैथमेटिक्स में, सीबीएसई में इतना ही बोला जाता है कि भैया अगर ऐसा हो जाए तो मे और मे नॉट, ठीक है। आई होप आपको ये फंडा क्लियर हो गया। तो सिंपल से रूल्स हैं, डिटर्मिनेंट ए चेक करो, अगर ऐसा है तो ऐसा, ऐसा है तो ऐसा, ऐसा है तो ऐसा, और कहानी अपनी पूरी लिख दो, दैट्स इट। तो आपको बस इतना ही याद रखना है। आई होप आपको क्लैरिटी हो गई। डिटर्मिनेंट ए निकालेंगे, फिर एडजॉइंट ए पर जाएंगे अगर वो 0 के बराबर हो। सो आई होप गाइज आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, सॉल्यूशंस ऑफ लीनियर इक्वेशंस निकालने का, कैसे निकालते हैं, कैसे चेक करते हैं, कैसे मैट्रिसेस की फॉर्म में लिखते हैं, और अगर आपसे वो पूछे कि भाई बिना सॉल्व करे बताओ होगा या नहीं होगा, तो दिस इज द एंटायर समरी। इसी के साथ हम लोगों का डिटर्मिनेंट्स खत्म हो जाता है, और डिटर्मिनेंट्स के साथ मैं ये भी कह सकता हूं कि मेरी क्लास 12th कोर मैथमेटिक्स का अलजेब्रा भी खत्म हो जाता है। मैट्रिसेस हमने कंप्लीट कर लिया, डिटर्मिनेंट्स हमने कंप्लीट कर लिया, और आपका अलजेब्रा का पोर्शन पूरा का पूरा तैयार हो चुका है कॉन्सेप्चुअली। लेकिन अभी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो अब आपको क्या करना है, इन दोनों चीजों को पढ़कर, पूरा मैट्रिसेस पूरा डिटर्मिनेंट्स पढ़ के जितने भी एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं सब कर डालो, मिसलेनियस कर डालो, और जितने सीबीएसई के क्वेश्चंस हैं सब कर डालो। जल्दी ही मिलते हैं गाइस आपको एक नई वीडियो में, डिस्कस करेंगे कुछ और टॉपिक और आपसे शेयर करेंगे कुछ अच्छे कॉन्सेप्ट्स मैथमेटिक्स रिलेटेड। थैंक्स फॉर वॉचिंग।